कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं हूँ अजय राणा, आप बस सुनते रहना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय राणा पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है किशनपुर के क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री शुभम सिंह मराठा जी। सर, स्वागत है आपका अजय राणा धन्यवाद। पॉडकास्ट में। सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं शुभम मराठा, ग्राम सभा किशनपुर से मैं वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने की प्रेरणा मुझे लोगों ने दी। अच्छा। इससे क्या हुआ कि मैं कई बार देखता था, जी। लोग लोग अपने कामों को कराने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा। कई विभागों से संबंधित हो हाँ। या फिर आम तौर पे देखा जाए कि विभाग हो गया है या फिर छोटी-छोटी उनकी मैंने कई बार समस्याओं को नज़दीकी से देखा। तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ऊपर कुछ ज़िम्मेदारी लूँ, जिससे जो है ग्राम वासियों को या अपने क्षेत्र वासियों को कुछ सुविधा मिल सके। इसके लिए मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए भी हैं, पहले भी किए हैं, आज अगर मैं बना भी हूँ, तो अब भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये अभी है। कर रहे हो आप? बिल्कुल। एक सामान्य दिन में आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहती देखिए, सामान्य दिन में अपने प्रत्येक दिन के जो दिनचर्या है, है जी? उसके बाद जो है मैं के लोगों से मैं संपर्क करता हूँ हाँ। या कईयों के जो है कुछ काम होते हैं, तो मुझसे संपर्क करते हैं। अच्छा। तो उन कामों के लिए मैं प्रत्येक व्यक्ति के जो चाहे वो व्यक्तिगत काम हो या कोई सार्वजनिक काम हो, मैं हर काम के लिए उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहता हूँ। अच्छा। उनके साथ जो है किसी विभाग में चलना हो, किसी विभाग से संबंधित काम हो, तो उनके लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का मेरे हिस्सा मेरे उससे काम हो हाँ। सके। विकास कार्य में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? देखिए, विकास कार्य में जो है सबसे बड़ी बाधाएं तो विभागीय स्तर पे होती हैं, जी। क्योंकि एक तो जो प्रतिनिधि के पास होता है एक सीमित बजट होता है। जी। दूसरा क्या है कि जो योजनाएं होती हैं, अगर हम उसकी स्वीकृति करवाएं जी। या कोई भी काम हो, तो उसमें लगने वाला जो विभागीय स्तर पे जो समय होता है, वो सबसे बड़ी बाधा का कारण होता है। क्योंकि अब हम ही अपनी बात अगर हम अपनी बताएं, तो देखिए, जो साल भर से अभी तक जो है नरेगा जो स्कीम थी जी। केंद्र सरकार की, जी। भले ही उसको उसमें उन्होंने सिर्फ नाम में, केंद्र सरकार ने नाम में उसका बदलाव किया है, लेकिन साल भर हो चुका, उसमें अभी तक किसी भी प्रकार का काम पूरे उत्तराखंड में नहीं हुआ है। नहीं हुआ। ऐसा ये क्यों? सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि अभी तक साल भर में कई चीजें जो हैं जी। हो जानी चाहिए थी विकास के स्तर विकास। पे। तो ये एक प्रकार की बाधा ही है। हाँ। दूसरा क्या है कि आज हम अगर किसी काम को करने के लिए, अगर स्वीकृति कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पे आगे बढ़ते हैं, तो उसमें भी लगभग महीनों का समय लग जाता है उसको स्वीकृत होने में, फिर धरातल पे काम होने में। हाँ। उसमें भी बहुत समय, ये प्रशासनिक जो एक ढांचा है, ये यही सबसे ज्यादा बाधाएं उत्पन्न करता है। बिल्कुल। क्या गांव में लोग भी आज भी पहले जैसे पंचायत पर भरोसा करते हैं? देखिए, पंचायत पे भरोसा तो होना चाहिए, जी। क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि जो है अगर अगर चुनाव लड़ रहा है, तो वो विकास के लिए चुनाव लड़ता है। हाँ, सिर्फ पंचायत पंचायत पे भरोसा तब जनता नहीं कर पाती है कि जब पंचायत के प्रतिनिधि जी। अ, पारदर्शिता के साथ काम ना करते हों। अच्छा। कई बार सुनने में आता है कि कई घोटाले हो जाते हैं जी। और कई काम धरातल पे नहीं दिखते हैं और कागजों में काम हुए होते हैं। वो होता है। तो इस वजह से जो है पंचायतों पे कई बार जनता भरोसा नहीं करती है। सबसे बड़ा कारण मैं यही मानता हूँ कि जो काम धरातल पे ना होके कागजों में हो, इस वजह से जनता भरोसा नहीं कर पाती है पंचायत पे। अगर आज आपके क्षेत्र के सभी युवा आपके सामने बैठे हो, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए, युवाओं को तो सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा जी। कि एक तो बुरी आदतों से बचें, जी। अपने अंदर जो है जिज्ञासा लाएं और कुछ नया करने की चाह रखें। जी। और जो उनका संकल्प है कि चाहे वो अग्निवीर को लेके हो या किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं को लेके हो जी। और अपने पढ़ाई को लेके हो, इस पर वो फोकस करें। और सबसे बड़ी बात तो नशे को लेके वो सचेत रहें इसको। उन्हें किन गलतियों से बचना चाहिए? देखिए, युवाओं को तो सबसे पहले जो है
जो गलत संगति में नहीं पड़ना चाहिए। जी उनको जो है ऐसे दोस्तों को देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए जिनकी संगति अच्छी हो। अच्छी हो। हाँ दूसरा ये है कि थोड़ा धार्मिक विचार का भी उनको होना चाहिए। अपने जो है देवी देवताओं पे उनको उनकी आस्था हो, है ना। और यही मैं चाहूँगा उनको कि कुछ गलतियाँ ऐसी रहें रहें हो सकती हैं कि जो है जो ऐसा माहौल उनके बीच बनता अगर कहीं पे है तो उस माहौल से दूर हटें, ताकि जो है उनका आने वाला भविष्य उज्जवल हो। अगर आज आपको अपने क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए असीमित बजट और पूरी आज़ादी मिले तो सबसे पहले आप वो कौन से 3 काम करेंगे? देखिए, अगर असीमित बजट की बात जहाँ तक है, जी, तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं अपने गाँव में जो हमारा सौर बुग्याल है, जी, उसको पर्यटन की दृष्टि से उसको विकसित करना चाहूँगा। जी, दूसरा, युवाओं के लिए जो मेरा एक सपना है कि खेल मैदान की व्यवस्था करना चाहूँगा। जी, तीसरा ये है कि कुछ परिवार हमारे गाँव में और जो हमारा मुख्य रास्ता है, हुँ, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने मृत पशुओं को डालते हैं डालते और वो हैं। मुख्य रास्ता है जहाँ पे जो है बहुत दुर्गंध फैल जाती है। जी, तो उसके लिए मैं एक पशु निस्तारण केंद्र का की व्यवस्था ओके। करना चाहूँगा। ये इसका 3 असर मेरे लोगों पर कैसे पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा? देखिए, अ, जहाँ तक सौर बुग्याल की बात है, उससे हमारे गाँव में एक जो युवाओं को जो है रोज़गार का साधन उपलब्ध हो पाएगा। जी, दूसरा, खेल मैदान से हमारे जो युवा हैं वो मानसिक और शारीरिक तौर पे विकसित हो पाएँगे। जी, और जो भर्ती परीक्षाएँ हैं या ऐसी जो अग्निवीर जैसी भर्तियाँ हैं, जी, उनके लिए उनको शारीरिक तौर पे जो है कोई भी जो उनके क्रियाकलाप होते हैं वो वहाँ पे हो सकेंगे और खेलने की सुविधा भी वहाँ उनको मिल सकेगी। तीसरा, जो मृत पशु का वो मैंने बताया कि पशु निस्तारण केंद्र का जो व्यवस्था अगर हो सकती है, तो वो कुछ परिवारों को राहत मिलेगी, जहाँ पे उसकी उस पशुओं की दुर्गंध फैलती है। और साथ में इसके जो नज़दीक मुख्य रास्ते से जो आने वाले बाहर के अतिथिगण हैं, जी। उनको भी जो है उस दुर्गंध का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब सबसे जब सबसे पहली बार आपने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था तब आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, पहले जब चुनाव लड़ने का सोचा, हुँ, तो मन में तो बहुत चीज़ें चलती हैं कि लोगों का किस प्रकार से काम करना है या गांव में किस प्रकार से विकास की जो धारा है उसको बढ़ाना है ना। क्योंकि पूर्व में जो प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने जो अपनी तरफ से जो प्रयास किए हैं उनको और आगे बढ़ाना भी बहुत बड़ा जो है एक टास्क रहता है। उसको निभाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मन में यही चला कि मुझे बस जित जो गांव में जो कमियां हैं, जो असुविधाएं हैं, उनको पूरा करना है। बस पूरी मुख्य तौर पे तो यही है कि मुझे बस गाँव को विकास की धारा से जोड़ना है, बस मुख्य तौर पे। परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? देखो, परिवार ने तो राजनीति में आने के लिए मना ही किया था शुरू से ही। अच्छा, और कैसे मनाया? लेकिन लेकिन मनाना पड़ता है फिर अब, क्योंकि अगर अपने दिल और दिमाग में अगर जनता की सेवा करना है, जनता का सेवक बनने की सोची है, तो उसकी उसके आगे मैं फिर ज़्यादा कुछ देखता नहीं हूँ कि मैं कोई मुझे क्या सलाह दे रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक जो मुझसे जुड़े हैं प्रत्येक व्यक्ति का मैं कहाँ पे कैसा सहयोग दे सकूँ, उसके लिए मैं पूरा प्रयासरत रहता हूँ। तो परिवार का जो एक विचार रहा शुरू से, वो उन्होंने हमेशा मना ही किया कि राजनीति में नहीं आना है। तो फिर भी मैं उनकी बातों को अनदेखा करके मैंने राजनीति को चुना। ऐसा कौन-सा काम है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा गर्व है, जो आपने किया आज तक? देखिए, अभी तक तो मैंने साल भर अभी होने को हैं, पर इस बीच जी, सबसे बड़ा गर्व तो मुझे इस काम पे है कि मैं अपने गाँव को एक आदर्श गाँव बनाने की ओर अग्रसर हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ सबसे पहले जो है एक ऐसा अगर देखा जाए तो जो मैं नशा मुक्त अभियान की ओर बढ़ रहा हूँ, जी, ये भी एक विकास का ही कार्य है। देखा जाए तो ये भी एक विकास का विकास का कार्य है, कार्य क्योंकि हाँ, इससे कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी का जो है मानसिक और शारीरिक विकास होगा। होगा। तो ये जो अभियान मेरे लिए रहा है, जी, ये सबसे बड़ा गर्व का विषय
मैं समझता हूँ इसको। और ये आज भले आज कुछ लोग इस चीज़ से नाराज़गी व्यक्त कर रहे हों, लेकिन आने वाले समय में देखो 5 साल, 10 साल बाद इसका जब परिणाम निकलेगा, तो उस दिन लोग इस चीज़ को ज़रूर इसकी सराहना करेंगे। और इस ओर जो है मैं अपना पूरा प्रयास जारी रखूँगा। चुनाव प्रचार का अनुभव कैसा रहा? देखिए, चुनाव प्रचार के समय सभी प्रत्याशी अपनी-अपनी कोशिशें करते हैं। अपने-अपने प्रचार का अलग तरीका होता है। मैंने चुनाव प्रचार का भी बहुत आधुनिक जो तरीके अपनाए उस समय, वो चाहे सोशल मीडिया को लेके हो या व्यक्तिगत तौर पे प्रत्येक परिवार में अपनी बात रखने का, अपनी बात समझाने का। क्योंकि चुनाव के समय में लोग बहुत आक्रोशित भी रहते हैं कि हमारे काम नहीं हुए हैं, या अब आने वाले प्रत्याशी अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे काम करते भी हैं, नहीं करते हैं। उन जनता को भी बहुत संशय रहता है, बहुत वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें कौन प्रतिनिधि चुनना है। इसके लिए अपनी बात को उन तक रखना, उनको समझाना, ये सबसे बड़ी चुनौती का विषय होता है। तो इसके लिए मैंने ये अनुभव किया कि चुनाव प्रचार करना भी बहुत मुश्किल काम होता है वैसे। सड़क, पानी और बिजली के क्षेत्र में क्या सुधार हुए हैं? देखिए, सड़क की जहाँ तक बात है, तो मैं चुनाव से पहले की बात आपको बताऊँगा कि जिस टाइम सड़क पे हमारी डामरीकरण नहीं हो रखा था, उसकी स्थिति बहुत दयनीय स्थिति थी। उस वक़्त मैंने और यहाँ तक कि हमारे गाँव के कई लोगों ने पहले भी जो है जो वर्तमान क्षेत्र के हमारे विधायक हैं, उनसे हमने संपर्क किया था कि हमारे ग्राम सभा की जो सड़क है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। उसके लिए उन्होंने डामरीकरण के लिए पैसा स्वीकृत कराया। उसके बाद क्या है कि वहाँ पे जो ठेकेदार रहा, वो कुछ लापरवाही कर रहा था। तो उसकी लापरवाही के कारण हमारे यहाँ पे सड़क का डामरीकरण का कार्य जो है लगभग उसमें नहीं होना था। उस वक़्त मैंने विभाग से संपर्क करके और उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। और जब मैंने सीएम हेल्पलाइन से लेके और विभागीय स्तर पे जो कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ तक कि उसमें पूर्व प्रधान जो हमारे सिरदेव मराठा जी हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। तो सभी के प्रयास से जो है ये हो पाया कि हमारे यहाँ डामरीकरण का कार्य हुआ। उसके बाद अभी जो सड़क की स्थिति है, मैंने देखा कि वहाँ पे जगह-जगह गड्ढे हो रखे हैं। तो उसके लिए मैंने फिर आजकल मैंने कुछ 15-20 दिन पहले मैंने विभाग से संपर्क किया। मैंने उन्हें इस बारे में बताया कि भाई हमारे रोड पे जो है बहुत गड्ढे हुए हैं, तो उनको भरने के लिए तुरंत जो है गड्ढे भरने की कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए जो विभाग के एई हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि थोड़ा आजकल जो है जो ईरान और अमेरिका की लड़ाई छिड़ रखी है, उसमें हमारा उनका कुछ शायद जितना मुझे पता है उनका कोई उसमें तेल का यूज़ होता है। अच्छा। तो उस तेल का जो है उसकी कीमत जो है बहुत बढ़ी हुई है। तो उस कारण जो है वो काम नहीं हो पा रहा है। उसके लिए उन्होंने मुझे कहा है जैसे ही इसमें थोड़ा कुछ सुधार होता है वैसे ही हम इन गड्ढों को पूरी तरह भर देंगे। उसके बाद सड़क जो है बढ़िया से हमारी हो जाएगी। दूसरा जहाँ तक पानी के क्षेत्र में क्या सुधार हुए हैं? देखिए, पानी का जहाँ तक आपको पता है कि जब मैं चुनाव जीता था, उसके तुरंत बाद जो मुझे शिकायत सुनने में मिली थी कि हमारे ग्राम सभा में प्रत्येक नलों में जो है किसी में मरा हुआ मेंढक आता था, किसी में मरा हुआ साँप आता था और बहुत गंदगी आती थी। और हमारे ग्राम सभा में ये भी सुनने को मिला था कई बच्चे पीलिया से ग्रसित हैं, किसी को टाइफाइड हो रखा है। तो कुछ एक बीमारी जो है इस तरीके से फैल रही थी धीरे-धीरे। इसके लिए जब मैंने देखा तो हमारे जो पानी का मुख्य स्रोत है, वहाँ पे बहुत गंदगी थी। गंदगी के साथ-साथ मरे हुए कीड़े-मकोड़े थे और साँप वगैरह जो थे वो उनके उस वजह से जो है गंदा पानी आ रहा था। उसके लिए मैंने जल संस्थान उत्तरकाशी के अधिशासी अभियंता और कनिष्ठ अभियंता से संपर्क किया। अच्छा। और उन्होंने तुरंत 1-2 दिन के अंदर
वहाँ पे अपने कर्मचारी भेजे। वहाँ पे उन्होंने केमिकल के साथ जो है बहुत अच्छे से सफाई करवाई, और उस सफाई कराने के बाद जो है पानी की जो है क्वालिटी में बहुत फ़र्क आया। फिर उसके बाद कुछ समय बीत जाने के बाद जो है मैंने देखा कि पानी की जो अनियमितता हो रही थी, कभी-कभी पानी 2-2 3-3 दिन तक नहीं आ रहा नहीं था। आ रहा था। उसके लिए मैंने फिर अधिशासी अभियंता जल संस्थान से बात करी, और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके और कनिष्ठ अभियंता से भी बात करी, और उन्होंने जो है वहाँ पे जो मुख्य स्रोत में जो मुख्य पानी का जो पाइप था, वो आधा इंच से पौन इंच बढ़ा के उसके बाद प्रत्येक परिवार में, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि टैंक में जब कुछ पेड़ की पत्तियां या कुछ ऐसी चीजें आ रही थी, हाँ, वो उस पे लग रहा था, लग रहा जिस वजह से पानी बंद बंद हो की रहा था। समस्या हो रही थी। तो जब वो पानी जो है पौन इंच का हो गया, उसके बाद जो है लगातार पानी का जो है सुचारू रूप से चल रहा है, और इस प्रकार की दोबारा शिकायत नहीं सुनने को मिली। और तीसरा जो बिजली के क्षेत्र में। बिजली की बात जो आप कर रहे हैं, जी, उसमें मैंने जब गांव में मुझे कई लोगों ने बताया, जी, बल्कि उस समय जो है कई बुजुर्ग महिलाएं भी, जिनको जो है करंट भी लग चुका है, तो मैंने देखा कि उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो घरों के आसपास जो पोल लगे हैं, जी, उन पे कई बार करंट भी आ रहा है, और वो उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत जर्जर स्थिति में थे। और हो सकता था उन पोलों से किसी के घर पर या किसी आम जनमानस पर कोई घटना घट सकती थी। तो इसके लिए मैंने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता श्री मनोज गुसाई जी से संपर्क किया। तो उन्होंने तुरंत 2-3 दिन के अंदर करीबन हमारे गांव के जो लगभग 8 से 10 पोल ऐसे थे जिनकी स्थिति बहुत खराब थी, और कभी भी उनसे कोई घटना घट सकती थी, उनकी उन पोलों की जगह नए पोल स्थापित करे। तो बिजली, पानी और सड़क को लेके मेरे ये प्रयास रहे हैं, जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। अभी तक आपने कौन-कौन से काम किए हैं? देखिए, अभी तक जो सामाजिक तौर पे देखा जाए और जनहित के तौर पे देखा जाए, तो चुनाव जीतने के बाद मैंने सबसे पहले तो यही जो पानी के टैंक की सफाई करवाई थी, जिस दौरान जो है हमारे गांव में कई बच्चे बीमार पड़ रहे थे। कर रहे हैं। और दूसरा, मैंने बिजली को लेके जो जो नए पोल स्थापित करवाए, जी, उनके लिए मैंने प्रयासरत था। जी, और फिर उसके बाद मैंने जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनके लिए मैंने कुछ अपनी संस्था के तौर पे मैंने जी। कुछ सामग्री वितरण करवाई थी अच्छा, तो स्कूलों में। स्कूलों में। जी, जैसे बच्चों को देख, मैं उस टाइम क्योंकि ठंड का मौसम था, जी, तो मैंने देखा, जब मैं आता था गांव में तो कई बार मैंने देखा वहाँ पे बच्चे जो है चप्पल में स्कूल चप्पल। आते थे। अच्छा, और तो तब थोड़ा ऐसा लगता था कि थोड़ा अंदर से एक भावना आती थी हाँ, कि यार इनके लिए कुछ किया जा क्या सकता है। तो मैंने अपनी जो हमारी संस्था है, हिम गंगा उत्थान ट्रस्ट सेवा करके, उसमें मैं सदस्य हूँ। तो मैंने उस संस्था से संपर्क करके उन प्रत्येक बच्चों के लिए मैंने जूतों की व्यवस्था करवाई। और ठंड का मौसम था ही, तो साथ में मैंने स्वेटर की व्यवस्था भी करवाई, और जो है उनका शारीरिक विकास हो पाए, इसके लिए मैंने प्रत्येक बच्चों को हॉर्लिक्स के डब्बे भी मैंने वितरित करवाए थे। फिर उसके बाद मैंने जाके जो है उन्होंने एक मेडिकल कैंप किशनपुर में, और मुफ्त दवाइयाँ उसमें उन्होंने वितरित करवाई थी। और करीबन उस दिन जो है जो मैंने लास्ट में डाटा देखा, तो 90 लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया और मुफ्त दवाइयों का लाभ लिया। उसके बाद मैंने फिर भैंकुड़ी, जो हमारी ग्राम सभा का एक हिस्सा है, ऐसा है। भैंकुड़ी में भी 1 हफ्ते बाद मैंने पुनः एक मेडिकल कैंप लगवाया। वहाँ पे भी लगभग 50 से 60 लोगों ने अपना मेडिकल चेकअप कराया था। और इस तरीके से अभी मैं प्रयासरत हूँ, मैं नेटवर्क के संबंध में भी मैं लगातार प्रयासरत हूँ। अभी मेरी बात जो बीएसएनएल से तो हो ही रही है, साथ में मैंने अन्य ऑपरेटरों से भी मेरी बात हो रही है। तो अभी फिलहाल कोई भी ऑपरेटर जो है पूरे जो सुनने में मेरे आया, पूरे भारत में अभी नए ऑपरेटर सॉरी नए टावर स्थापित नहीं कर रहा है। तो इसके लिए जितना मुझे अभी तक पता है कि अब जब इनका नए टावर स्थापित होने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो शायद उसमें हमारा गांव भी शामिल होगा। मैंने आजकल कुछ समय पहले देखा होगा आपने कि जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत देश में गैस सिलेंडर के वितरण के संबंध में बहुत
दिक्कतें हो रही थी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गैस वितरण में बहुत समस्याएं आ रही थी। उसके लिए मैंने जो डीएसओ हैं उत्तरकाशी के श्री सचिन कुमार जी और जो वर्तमान में हमारे जिलाधिकारी हैं श्री प्रशांत आर्य जी, उनसे मैंने फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया और उन्हें कहा और कि अपने गाँव की समस्या बताई कि हमारे गाँव में लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं, हमारे यहाँ पे अभी तक सिलेंडर कई खेप या सिलेंडर का वितरण नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय से और जो हमारे डीएसओ महोदय हैं, उनसे मैंने संपर्क किया था और उन्होंने जो है मुझे आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर हम आपके ग्राम सभा में गैस वितरण करवाएँगे और उनका मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने तुरंत कार्यवाही करके हमारे क्षेत्र में सबसे पहले हमारे गाँव में जो है गैस वितरण करवाई। उसके बाद ही अन्य गाँव में भी वितरण हुआ था और साथ ही मैंने अभी तक जो है कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं और उनको जो है कईयों ने मुझे जो है अपने जैसे मतलब कहीं पे इलाज करवाया था। तो अभी तक मैंने जो देखा है अपने डाटा में, तो लगभग हमारे गाँव में 50 से 52 परिवार ऐसे हैं, जिनका जो किसी अस्पताल में इलाज चल रहा था, तो उन्होंने अपने कागज़ वगैरह मुझे दिए थे, तो मैंने माननीय विधायक जी के द्वारा जो है उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता दिलवाई थी। जी। और कुछ काम ऐसे भी हैं कि जो व्यक्तिगत तौर पे कईयों के होते रहते हैं। इसके बाद जो हमारा धैकुड़ी में जो जूनियर स्कूल है, वहाँ पे मैंने जिला योजना के तहत स्कूल में टाइल्स लगवाई थी। अच्छा। और कुछ सौंदर्यकरण का काम करवाया था वहाँ पे जो है रंग रोधन का काम हो या एक वहाँ पे दीवार टूट रखी थी, उस दीवार को का जो है पुनर्निर्माण करवाया और इसके बाद अभी मेरे कुछ काम जो प्रस्तावित हैं वो होने वाले हैं। उनका भी मैं जो साल भर में मेरा वो विश्लेषण जो मैं करूँगा, उसके अंतर्गत मैं ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क को लेके है। जी। उसके लिए क्या समाधान किए हैं? नेटवर्क को लेके मैं अभी तक जब से मैं क्षेत्र पंचायत बना हूँ, जी। तब से लेके अभी वर्तमान तक मैं लगातार सभी जो ये नेटवर्क के कंपनियां हैं, उन सबसे मैं लगातार संपर्क में हूँ। शुरुआत से ही देखा जाए तो मैंने शुरू में ही जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, अच्छा, उनसे मैं लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में हमारे गाँव जो है, जो उत्तरकाशी का सबसे नज़दीक गाँव है, वहाँ पे नेटवर्क जो विहीन स्थिति है उसमें सुधार किया जाए और हमारे यहाँ नया नेटवर्क स्थापित किया जाए। इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तक मैंने जो हमारे केंद्रीय मंत्री से लेके हो, जी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनसे मैंने लगातार संपर्क साधे हुआ हूँ और मैं दिल्ली भी गया था इस संबंध में और मैंने अभी तक बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक देखो अभी इसमें क्या सुधार हो सकता है और कब तक होता है, इसमें तो अभी देखा जाएगा। यहाँ तक कि मैं जो जिलाधिकारी हमारे हैं, जिलाधिकारी से भी मैं संपर्क किया हुआ, उन्होंने भी इसमें कार्यवाही की है। देखो, सबसे बड़ी समस्या इसमें ये है कि जो हमारे गांव के नजदीक धनपुर ग्राम सभा है, वहाँ पे 3 ऑपरेटर के नेटवर्क लगे हैं। बीएसएनएल है, जियो है, एयरटेल है। जी। तो जो भी कंपनी है एयरटेल, ये तीनों कंपनियों के इनके एक रूल्स होते हैं कि 2 किलोमीटर के दायरे में ये दूसरा टावर स्थापित नहीं कर सकते हैं, जो अभी तक मुझे इसके बारे में पता लगा है। तो सबसे बड़ी समस्या इसी चीज की हो रही है कि वो अपने रूल को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। मतलब जो अगर धनपुर में कोई 3 नेटवर्क लगे हैं, तीनों ऑपरेटर में से कोई भी 2 किलोमीटर के दायरे में अपना नया नेटवर्क स्थापित नहीं कर सकता। अच्छा। तो इसके लिए क्या है कि फिर भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। देखो इसका जो है प्रतिफल कब तक मिल पाता है। अच्छा, अभी इसका कोई ये नहीं। अभी देखो बीएसएनएल से अब आज ही कल मुझे पिछले महीने एक पत्र आया था। वो जो उसमें लिखा तो है इन्होंने, उसमें लिखा है कि जैसे हमारे पास कोई जो है
इसके नेटवर्क से संबंधित हाँ, जो उपकरण है वो उपलब्ध हो जाते हैं, तो हम नेटवर्क लगा देंगे, नेटवर्क में टावर लगा देंगे। युवाओं के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए हमारे गांव के युवा, आपने देखा है कि बहुत ही संघर्षरत हैं। जी, वो अपने चाहे नौकरी को लेके हो जी, या किसी भी क्षेत्र में, मैंने देखा हमारे गांव के जो युवा हैं हाँ, उनकी बहुत लगन रहती है। हाँ, खास तौर पे अग्निवीर जैसी भर्तियां हो या पुलिस में हो। आजकल देख रहे हैं कि कई लड़के हमारे यहाँ जो है निकल रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, उनके समस्त परिवार वालों को भी। तो देखा जाए तो उनके अंदर कुछ करने का जज्बा तो है, हाँ, लेकिन उनको उस प्रकार की सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं मिल पा रही है, हाँ, नहीं मिलता। ये मैंने देखा। जी, जैसे खास तौर पे सबसे पहले तो यही नेटवर्क को लेके है हाँ, कि उनको जो है अपने पढ़ाई को लेके हो या ऑनलाइन क्लासेस को लेके हो, इसके लिए वो बाजार पे निर्भर हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरा यही प्रयास है, मैं पहले तो नेटवर्क स्थापित करूँ उनके लिए, है ना। दूसरा इसके संबंध में अगर मैं कहूँ तो दूसरा मेरा जो युवाओं के लिए ये है योजना है कि उनके लिए एक खेल खेल मैदान के लिए, अब उसके लिए प्रयासरत हूँ मैं। देखो हमारे हमारा उतना स्तर नहीं है अभी, क्षेत्र पंचायत का अपना इतना बजट भी नहीं होता है हाँ, कि मैं अपने बजट से कुछ उनके लिए कर सकूं, लेकिन मैं बाहरी तौर पे प्रयासरत हूँ। अच्छा, मैं करूंगा उन जैसा भी हो, जितना भी हो सकेगा मेरे से प्रयास, मैं खेल मैदान के लिए उनके लिए प्रयास करूंगा। तीसरा ये है कि एक लाइब्रेरी की भी मैं देखता हूँ कि बहुत जरूरत है हमारे उनके लिए, युवाओं के लिए हो जाए ज़रूर, हाँ, लाइब्रेरी, क्योंकि गांव के लड़के जो हैं वो लाइब्रेरी के लिए भी बाजार ही आ रहे हैं आ अपना। रहे हैं, तो खास तौर पे तीनों चीजें जो है बहुत बड़ी है और खास तौर पे हमारे युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए बहुत जरूरी भी है। ज़रूरी। स्थानीय रोजगार बढ़ाने के लिए पंचायत क्या कर सकती है? देखिए स्थानीय स्तर पे क्या है कि जिस प्रकार पंचायतों में जैसे आज तक नरेगा की योजनाएं रही, जो कि अब वीबी जी राम जी जो योजना है उसमें अभी लागू होने में थोड़ा समय लग रहा है। वो केंद्र सरकार की योजना है, उसमें हम भी कुछ ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते हैं विशेष तौर पे। जब ये योजना लागू होगी उसी के बाद हम इसमें कार्यवाही कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी योजना जो है ये पूरे देश की, इससे ग्रामीण ग्रामीण स्तर पे जो है लोगों को रोजगार मिलता है। जी, दूसरा, सरकार द्वारा कई योजनाएं जो हैं चलाई जाती हैं, जी, जैसे मछली पालन हो, कुक्कुट पालन हो या बकरी पालन हो या रोजगार से संबंधित सरकार द्वारा बहुत योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं का अगर कोई भी लाभ लेना चाहे तो ले सकता है। और ये सारी पंचायतों में इनमें क्या है कि अच्छी खासी सब्सिडी भी मिलती है। अच्छा, तो इतनी योजनाएं अगर सरकार चला रही है तो मैं समझता हूँ कि गांव वालों को इसका उपयोग करना चाहिए और इनका लाभ लेना चाहिए। जब आप लोगों के बीच जाते हो तो सबसे ज़्यादा कौन-सी समस्याएँ सुनने को मिलती है? देखिए हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या तो मैंने आपको बताया नेटवर्क की है। अधिकतर लोगों का वही कहना होता है कि नेटवर्क में कुछ प्रयास किया जाए। और दूसरा, आजकल आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं की समस्याएं रही थी जो नशे को लेके थी। अच्छा, उस पे तो काम हुआ? उसके लिए आपने देखा होगा कि बहुत प्रयासरत हूँ। जी। और पूरी कोशिश है मेरी कि मैं अपने गांव को नशा मुक्त करना चाहूँगा। और नशा मुक्त देखो इस प्रकार की, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किसी का अगर रोजगार उससे संबंधित है या कोई उसमें उसके उससे कोई रोजगार कर रहा है, उससे मुझे कोई वो नहीं है। वो गांव के बाहर उस रोजगार को करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गांव के अंदर इस प्रकार से नशे से संबंधित कुछ भी अगर व्यापार होता है, उस पे मैं कड़ी आपत्ति जताऊंगा। और उसके लिए मुझे किसी भी स्तर पे जाना पड़े, मैं नशे के खिलाफ जो हूँ, इसके लिए अभी मैंने बहुत प्रयास अभी करने बाकी हैं, थोड़ा समय आने पे नशा मुक्त तो होना चाहिए गाँव। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इससे क्या है ना, नशे नशे से देखा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी जो जो अभी 10-10 12-12 साल के बच्चे हैं, मैंने देखा उनके अंदर भी ये भावना आ रही है, शराब को लेके हो या अन्य प्रकार के जो नशे हैं, उनसे उन चीजों को उपयोग या उनको यूज करने की जो है उनके अंदर प्रवृत्ति आ रही है। हाँ, तो उस प्रवृत्ति को मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ हमारा आने वाला भविष्य जो है गर्त की ओर जाए। सही बात। शराब हो गया या अन्य कोई भी नशे हैं, वो शरीर को पूरी तरह से खत्म करते हैं। तो ना वो आगे जो है ना वो मानसिक तौर पे उनका विकास हो पा रहा, ना उनका शारीरिक तौर पे विकास हो पा रहा।
तो ये सबसे बड़ी समस्या है और इसके लिए मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ। पिछले कार्यकाल और वर्तमान कार्यकाल में क्या बदलाव आए? देखिए, कोई भी चुनाव लड़ता है जी। तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गांव का विकास करना होता है। तो पिछले भी प्रतिनिधि जो रहे हैं, जी। चाहे प्रधान रहे, क्षेत्र पंचायत रहे, उन्होंने भी यही चाहा है कि हमारा गांव विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े या हमारे गांव में जो है अच्छा विकास हो। उन्होंने भी कई अपने जो देखो वो अपना अपना जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार जो भी है वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है। तो पिछले भी प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया है और अभी भी वर्तमान में जो हमारे प्रधान जी हैं या मैं भी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि गांव में जितना भी हमसे हो सके हम प्रत्येक व्यक्ति का हो या ग्रामीण स्तर पे सार्वजनिक तौर पे हो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा विकास अच्छा हो विकास सके। हो। आपके अनुसार एक अच्छे प्रतिनिधि में कौन कौन से गुण होने चाहिए? देखिए, मुख्य तौर पे 3 गुण तो होने ही चाहिए। जी। कौन कौन से? पहला देखा जाए तो प्रतिनिधि को धैर्यवान होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जनता क्या करती है कि प्यार से भी बात करती है, कई बार जो है आक्रोशित होकर भी बात करती है। तो ऐसे समय में जो है सबसे बड़ी परीक्षा एक प्रतिनिधि की यही है कि वो जब जनता आक्रोशित हो या किसी प्रकार का जो है मतभेद चल रहा हो, वहाँ पे प्रतिनिधि को धैर्यवान होना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि प्रतिनिधि के अंदर ईमानदारी भी होनी चाहिए अपने जनता के प्रति। तीसरा ये कि एक प्रतिनिधि जो है निष्ठावान होना चाहिए अपने कार्यों के प्रति, अपने जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। कोई भी काम अगर वो कर रहा है तो उन कामों के का जो विश्लेषण है या उन कामों का जो है जो भी उसने काम किए हैं उसके बारे में जनता को उसे बताना भी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा कौन सा अनुभव है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? देखिए, जब मैंने आजकल नशे के खिलाफ जो अभियान छेड़ा था, जी। तो उसमें मैंने देखा कि जो महिलाओं ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जी। और महिलाओं ने जो है अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करी है जी। और वही चीज़ मुझे बहुत प्रभावित की और मैं उससे बहुत खुश हुआ जी। और मैं आगे भी चाहूँगा कि इस प्रकार के जो है अभियान को मैं लगातार बनाए रखूँ और इस चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। सिर्फ महिलाओं का सपोर्ट मिला या पुरुषों का भी? अभी तक तो देखो महिलाओं का ही सपोर्ट मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो है अभी तक जितनी भी मैंने बैठकें रखी हैं जी। या धरना प्रदर्शन करना शुरू किया है, जी। तो उसमें महिलाओं का ही सबसे ज़्यादा मुझे सहयोग मिला है पुरुषों की अपेक्षा। अपेक्षा कम। जनता के साथ काम करते हुए आपने क्या सीखा? देखिए, जनता के साथ काम करते हुए मैंने ये सीखा कि हर व्यक्ति की एक अपनी अलग समस्या होती है। जी। तो उस समस्या को धैर्य से सुनना, उसका जो है समाधान निकालना और जनता क्या होता है कि देखो एक तो ईमानदारी से काम चाहती है। हाँ। दूसरा क्या है कि जनता चाहती है कि हमारा काम समय से हो। जी। पर दूसरा इसका फैक्ट ये भी है कि काम तभी हो पाते हैं जब जनता और जो प्रतिनिधि है दोनों मिल के काम करें, तभी जाके जो है मैं समझता हूँ कि काम होते हैं। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना इतना मुश्किल होता है? जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग समस्याएं होती है और उन समस्याओं को खास तौर पे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हम हैं चाहे कोई भी हैं, तो उनको एक सीमित संसाधनों और मान के चलो कि कुछ ऐसे नियम होते हैं जो जिनके दायरे में हमें रहना पड़ता है। तो प्रत्येक काम ऐसे नहीं है कि वो हमारे दायरे में आते हों। कुछ हमारे दायरे के बाहर भी होते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। अच्छा। तो उस समय लगने के लिए जो है थोड़ा जनता हो या हमें थोड़ा धैर्य बना के रखना चाहिए। तो उससे क्या है कि अब देखो हमारी सबसे बड़ी ताकत जनता है। जनता को विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हमेशा एक रहा है कि मैं हमेशा जो वादे करूं उस पे मैं खरा उतरूं और हमेशा उनको निभाऊं। और मैं आज तक हमेशा मैंने वादे भी वही किए हैं जिनको मैं निभा सकता हूं।
अन्यथा मैं फालतू में किसी प्रकार की ना मैं वादे करता हूँ, ना मैं उनपे किसी मतलब अपने दायरे से बाहर में कोई वादे भी नहीं करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने धन्यवाद, अपना धन्यवाद। टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए आप। बहुत धन्यवाद और आपको इस काम के लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। मैं धन्यवाद चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र में जो है बहुत आगे बढ़ें जी, और जहाँ धन्यवाद, पे भी मेरा सहयोग आपको इसके लिए चाहिए होगा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगले गेस्ट आप किसे देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद, राम राम।